नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध हमारे पेट से है, लेकिन उसका सीधा संबंध राजनीति से भी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौकरियों पर, और नौकरियों पर भी इस पर कि हरियाणा में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री रहा है जिसने ईमानदारी से नौकरियां दी। 1966 से लेकर 2021 तक की अगर पॉलिटिक्स को आप बहुत गहराई से देखें, और जितना मैं इसको समझ पाया हूं, क्योंकि 17 साल से हरियाणा की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए मुझे हो गए हैं, तो इस फील्ड की जितनी ज़्यादा जानकारी मैं जुटाई है, उतना ही उस अपने अनुभव और जो चीज़ मैंने पढ़ पाया हूं, जान पाया हूं, उस पर मैं आज बातचीत करूंगा। और ये बातचीत, इसका कोई मकसद लाइक, व्यूज़, कमेंट का नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम इस मुद्दे पर बात करना सीखें, क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले आप एक बार 1966 के दृष्टिकोण में जाइए। जब हरियाणा और पंजाब दोनों अलग हुए, तो हरियाणा क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी जो शिकायत थी, अगर आप अपने बुजुर्गों से बात करें, तो वो कहते हैं कि उस समय तो कंडक्टर भी सरदार जी होते थे। यानी कि नौकरियों में संयुक्त पंजाब के समय हरियाणा का हिस्सा करीबन न के बराबर था, या कोई थोड़ा बहुत हिस्सा उस समय अपने को मिलता था। जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए, तो हरियाणा के लोगों में एक उम्मीद जगी कि हम सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। वो जिनको नौकरी दे पाए या कितनी दे पाए, बहुत ही कम जानकारी इस बारे में है, लेकिन ये सत्य है कि वो उनका जो टर्म है वो बहुत थोड़ा सा था, और इस दौरान वो चंद सैकड़ों नौकरियां ही उस समय दी गई। और उस समय का जो पैटर्न था, एचपीएससी के जो मेंबर थे, वो पंजाब से डिवाइड होकर जितने अपने को मिले थे, तो कोई सेटअप उस समय बन नहीं पाया था। इसके बाद सरकार बनी राव वीरेंद्र सिंह जी की। उसके बाद जो एक लंबा शासन रहा, वो चौधरी बंसीलाल का रहा। और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा की राजनीति में सबसे ईमानदार एक मुख्यमंत्री के रूप में आज तक जाना जाता है, देखा जाता है, उनके प्रशंसक हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में भी कभी किसी को ईमानदारी से या योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं दी गई। चौधरी बंसीलाल के जो पुराने साथी हैं, या उस दौर में एचपीएससी के जो भी मेंबर रहे हैं, या हरियाणा कर्मचारी आयोग के मेंबर रहे हैं, आप उनके घर जाइए, वो जिंदा जागते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने ईमानदारी से सिलेक्शन किया है, तो उनका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में भी नौकरी नहीं दी गई। तब भी सिस्टम एक ही था कि आपको कोई विधायक पकड़ना पड़ेगा, कोई मंत्री पकड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का जानकार पकड़ना पड़ेगा, और आपको नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा के लोगों ने कभी इसकी शिकायत भी नहीं की कि नौकरी इस तरह से क्यों दी जाती हैं। फिर राज आया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल के शासनकाल में भी नौकरियां इसी तरीके से मिली, और चौधरी देवीलाल के किस्से तो मशहूर हैं कि अगर कोई टिकट काट नहीं सकता तो टिकट फाड़ने वाला लगा देंगे। बहुत सारे किस्से हैं कि उन्होंने अपने भक्तों के, जो देवीलाल जी के अनुयायी होते थे, उनके भक्तों का कैसे उद्धार किया गया। नौकरियां तब भी ऐसे ही मिलती रही। अगर आप बात करें चौधरी भजनलाल के शासनकाल की, तो चौधरी भजनलाल के शासनकाल में भी आदमपुर हलके के जो लोग हैं, वो आपको खूब अच्छे से बता देंगे कि कितने लोग और कैसे कैसे वहाँ नौकरियाँ मिली। और 91 वाला जो उनका टर्म था, वो तो कमाल ही टर्म था। उसमें तो शिव कुमार भोला नाम जी के, जो वो एक हरियाणा कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष जिन्होंने बनाया, उन्होंने तो चुन चुन कर हरियाणा में ब्राह्मण समाज के लोगों को नौकरियां दी, और कहते हैं कि 30,000 के करीब नौकरियां उन्होंने दी। लेकिन क्राइटेरिया एक ही था कि ब्राह्मण होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए उसका। उनके शासनकाल के बाद चौधरी बंसीलाल जी का शासन फिर से बना 1996 से 1999 का। उसमें भी आपको पता है सब, वो बहुत पुरानी बात नहीं है कि नौकरियां कैसे मिली। उसके बाद आया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल। ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में भी आप सबको पता है कि कंप्यूटर सेंटरों पर भीड़ लगी रहती थी। जो नोट था वो बनवाने की, एक तरफ देवीलाल जी का फोटो होता था, चौटाला साहब का फोटो होता था, और नीचे कैंडिडेट की डिटेल होती थी, और इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जरूर लिखा होता था उस पर। मिलती रही नौकरियां, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, 10 साल राज करके चले गए, और हजारों लोगों को नौकरियां दी। लेकिन नौकरियां कैसे लगी, आप अगर वो किसी भी उनका पुराने कार्यक्रम का वीडियो उठाकर देखें, उसको जूम कर लें, तो अगर 10 पर्चियां हाथ में होती थी तो 9 नौकरी वालों की होती थी।
और उन पर तो आरोप ही ये लगे कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए क्षेत्रवाद को इतना बढ़ावा दिया कि ज़्यादातर नौकरियों का हिस्सा सोनीपत, झज्जर और रोहतक को मिला। लेकिन ली लोगों ने नौकरियां। जब सिफारिश से मिल रही है तो आपके पास, मेरे पास या किसी बच्चे के पास ऑप्शन क्या है कि वो अपने पिताजी को कहेगा कि जाइए नौकरी के लिए कहीं लगी लाइन में। और ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा। 2014 में हरियाणा में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार थे और इन सब दावेदारों में से मुख्यमंत्री के रूप में जिनका चयन हुआ उनका नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ईमानदारी से नौकरियां देंगे। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम नौकरियां योग्यता के आधार पर देंगे। अब नौकरी आप योग्यता के आधार पर देंगे, इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है। आपने, हमने, सबने इसको सराहा। शुरुआत में कुछ भर्तियां ऐसी आई और पता लगा कि गांव में एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, एक दाढ़ी करने वाले के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कोई कुल्फ़ी बेचने वाले का HCS में सिलेक्शन हुआ है। तो दिल खुश हो गया कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, नौकरियां तो कम से कम ऐसे ही मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद फिर और भर्तियां आई और तब पता चला कि गांव में 4 आदमी लगे हैं। 4 में से जी 2 तो मेहनती हैं, योग्यता से लगे हैं, लेकिन 2 ने जुगाड़ से पास किया है। फलाने गांव में 5 आदमी लगे हैं, 3 ईमानदारी से लगे हैं, 2 जुगाड़ू हैं। अभी जुगाड़ू क्या था। उसके बाद भारत भूषण भारती जी जब HSSC के चेयरमैन होते थे, उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी रखा गया, लेकिन वो आराम से रिटायर होकर चले गए। तब भी एक फर्जीवाड़ा सामने आया था, लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं और उनको क्या सजाएं मिली हैं किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने नौकरियों में बिना पर्ची खर्ची का जो नारा है उसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे लगता है कि 2019 में 40 सीटों पर अगर अटके हों तो उसमें इसका भी सबसे बड़ा योगदान था। और अब इस सरकार में नागर जी ने, अगर इन्होंने ईमानदारी से नौकरियां देने की कोई पहल भी की थी तो उस पर बिल्कुल पलीता लगा दिया है। एक किस्म से जो आपने किया उसको गिरा दिया है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई छोटे से छोटा नेता भी किसी से मेल मुलाकात कर रहा है तो हरियाणा की गुप्तचर एजेंसियां CID वगैरह को उसकी खबर रहती है और हर खबर, हर छोटी से छोटी खबर माननीय मुख्यमंत्री तक जाती है। तो नौकरियों में इस कदर जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या उसकी कोई खबर हरियाणा सरकार तक नहीं पहुंची? इसमें मुझे संदेह है। पहुंची, चुप्पी रही, उसमें मुझे संदेह है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक भर्ती का मामला नहीं है। अब बातें निकल के आ रही कि फलानी में भी गड़बड़ी थी, फलानी में भी गड़बड़ी थी। इसके अलावा इकोनॉमिकल सोशल क्राइटेरिया से कितने नौकरी लगे हैं लोग और उनमें से कितने झूठे शपथ पत्र देकर लगे हैं, ये अलग से एक जांच का विषय है। श्वेता ढुल जी एक एक्टिविस्ट हैं जो नौकरियों में इस तरह की जो गड़बड़ियां, उनको आवाज़ उठा सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं और वो इस पर वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। और आपको पता लगेगा कि HSSC में किस तरीके से जाति का प्रावधान रखा गया कि आपकी पहले कैटेगरी होती थी, लेकिन अब आपको जाति भी शो करनी पड़ती है अपनी। जहाँ जाति शो होती है वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए। इंटरव्यू जब तक बंद हुए तब तक हज़ारों नौकरियाँ लग चुके थे लोग। HPSC में आज भी इंटरव्यू होते हैं और ऐसी कई भर्तियाँ हैं जो मेरे खुद के भी अनुभव हैं कि मेरिट लिस्ट में जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था, जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो उसका सबसे ऊपर था, क्योंकि इंटरव्यू में उसके सबसे ज़्यादा नंबर लगाए गए। तो नौकरियों में जो एक कहते हैं पारदर्शिता की बात, उस पारदर्शिता को बहुत चोट लगी है। और हरियाणा के जो युवा हैं, 2014 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं को ये भरोसा दिलाया था कि आप पढ़ लिख कर नौकरी दिला सकते हैं, और ये भरोसा टूटना सबसे दर्दनाक बात है। मैं 1966 से लेकर 2021 तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। और मैं किसी भी राजनेता का कम से कम फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जनता के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि सबसे बुरे और सबसे कम बुरे में से वो चुनते हैं। क्या हरियाणा में कोई ऐसी सरकार बन सकती है या कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो ये वादा करे कि नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने वाले पर वो फांसी देने का कानून बनाएंगे? क्या हरियाणा की विधानसभा में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठते हैं HSSC में, HPSC में, उनको भारी भरकम तनख्वाहें मिलती हैं, उसके बाद रिटायरमेंट का इंतजाम उनका होता है।
तो अगर वो इस तरह के फर्जीवाड़े करें या उनमें जो अधिकारी नियुक्त हैं वो करें, तो क्या उनके लिए फांसी का प्रावधान नहीं होना चाहिए? और क्या हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां लिखकर हरियाणा के युवाओं को दे सकती हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ऐसा सिस्टम बना कर देंगे कि जिसमें गलती की गुंजाइश ही ना हो और ईमानदारी से नौकरियां मिलेंगी। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को टारगेट करने के लिए नहीं है, लेकिन ईमानदारी से नौकरी अगर कही जा रही है तो उसको लेने का अधिकार हरियाणा के युवाओं को है। हालांकि नौकरियों का जो प्रतिशत है बहुत कम है, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती, लेकिन जिनको दी जा सकती है या जिनको मिलनी चाहिए वो योग्य होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपके सिस्टम में अगर एक आदमी भी ईमानदारी से नहीं लगा, एक आदमी भी बेईमानी से लगा है, तो वो इस सिस्टम की तौहीन है और इस सिस्टम की पारदर्शिता को चकनाचूर करने वाला है। दोस्तों, राजनीति को परे रख दीजिए, राजनीति को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप ईमानदारी से मुझे ये बताएं कि क्या कोई सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है कि नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने वाले को फांसी की सजा का विधेयक लाया जाए और उसको विधानसभा में पास कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो, इस तरह प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, माता पिता के बहुत सपने लगते हैं, और उसको यूं टूटते देखना, उसको यूं बिखरते देखना मेरे लिए तो एक नागरिक के नाते बहुत कष्टदायी है। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं था, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं था, लेकिन ईमानदारी से नौकरियां अभी तक हरियाणा की जनता के लिए एक भ्रम ही बना हुआ है, और इस भ्रम को कौन सच्चाई में बदलेगा ये वक्त की बात है और आप लोगों के दबाव की बात है। जनता चाहेगी तो एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम योग्यता से नौकरी कर पाएंगे। कमेंट जरूर करें कि कैसे ही हरियाणा के युवाओं को ईमानदारी से नौकरियां मिल सकती हैं। शुक्रिया दोस्तों।